हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं फिर से एक बार डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में। चूंकि ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने देखा था, सारे ऑर्गन्स को हम लोग देख चुके थे, बट प्रोसेस बाकी रह गया था। तो आज चलते हैं हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन क्या है एंड केमिकल डाइजेशन क्या है, इसको समझ लीजिए। फिजिकल डाइजेशन हो गया जिसमें हम लोग फिजिकल एक्टिविटी से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे माउथ में हो गया, टीथ, भोजन को तोड़ा, चबाए, तो ये फिजिकल डाइजेशन हो गया। और उसके बाद जब उसमें एमाइलेज मिक्सअप हुआ तो ये केमिकल डाइजेशन हो गया। यानी डाइजेशन जिसमें कोई केमिकल्स, एसिड्स या एंजाइम्स का एक्शन नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो, दैट इज फिजिकल डाइजेशन। सिर्फ ऑर्गन्स के द्वारा उसको कटिंग, च्यूइंग, चर्निंग, इस तरह से काटा जाता है, चबाया जाता है, ये घोला जाता है, तो दैट इज फिजिकल डाइजेशन। और जिसमें केमिकल्स, एसिड्स या एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो हो गया केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, मैं दोनों का डेफिनेशन लिखती हूँ। डाइजेशन इन ह्यूमन, फिजिकल डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस थ्रू फिजिकल एक्शंस विदाउट यूजिंग केमिकल्स, एसिड और एंजाइम्स। तो ये ह्यूमन बीइंग के माउथ में जो डाइजेशन हुआ, दांत के द्वारा तोड़ना, चबाना, ये हो गया फिजिकल डाइजेशन। या फिर स्टमक में भी होता है, वहां चर्निंग होता है, दैट इज फिजिकल डाइजेशन। लेकिन जैसे ही उसमें, ये देखिए यहां है विदाउट यूजिंग, लेकिन जब यूजिंग केमिकल, एसिड्स और एंजाइम्स हो जाएगा, जहां ये तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा केमिकल डाइजेशन। Chemical digestion, the process of digestion of breaking down of food molecules into a smaller water soluble molecules through the use of chemicals, acids और enzymes। तो ह्यूमन बीइंग में दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। हम लोग चबाते भी हैं उसको, ये तोड़ते भी हैं, उसका चर्निंग भी करते हैं, तो वो फिजिकल डाइजेशन में आता है। और उसके बाद फिर एंजाइम्स से उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, तो वो फिर केमिकल डाइजेशन हो जाता है। यानी ह्यूमन बीइंग में दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। अब इसके बाद नीचे और भी दो डाइजेशन लिखा हुआ है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ केमिकल्स और एंजाइम्स, कि उसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं। अब ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अकॉर्डिंग टू ये आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल और विद इन द सेल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल, और या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स विद इन अ डाइजेस्टिव कैविटी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी सेल के अंदर जो डाइजेशन नहीं होता है, सेल से बाहर कोई ये ऑर्गन्स या उसके डाइजेस्टिव कैविटी, जैसे स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये सब सेल के अंदर नहीं होते हैं, वो कैविटी के अंदर होता है। तो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, यानी आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर, या डाइजेस्टिव कैविटी में, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ये आपको शायद याद नहीं होगा, मैं लिखवाई हूं डिकम्पोजर्स एंड डिट्रीटिवोर्स। तो उसमें डिकम्पोजर्स जो हैं वो बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो डिकम्पोजर्स के लिए आ जाएगा। ये देखिए डाइजेस्टिव कैविटी में ह्यूमन बीइंग के लिए हो जाएगा, या अमीबा में भी हो सकता है, लेकिन अमीबा में
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि अमीबा सिंगल सेल का बना होता है और सेल के अंदर डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल्स बनते हैं, तो वहां पे हो जाएगा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। Extracellular digestion occurs outside the cell or within a digestive cavity or external environment decomposers में। Intracellular digestion occurs inside a cell, cell के अंदर, within a specialized structure called food vacuole, अमीबा में, और लाइसोसोम या लाइसोसोम के अंदर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो ह्यूमन बीइंग में जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होता है, क्योंकि याद कीजिए बकल कैविटी में चबाए, खाए पिए, जो भी किए, उसके बाद बोलस गया स्टमक में, वहां भी वो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सैक्स है, उसके अंदर डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ट्रैक्ट में हुआ, सेल के अंदर नहीं होता है। इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में जनरली, लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। कब? जब इम्यून सिस्टम हमारा फैगोसाइटोसिस के द्वारा, फैगोसाइट्स जब फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को इनगल्फ करते हैं, तो उनको डाइजेस्ट कहाँ करते हैं? उनको डाइजेस्ट करते हैं ये सेल के अंदर। चूंकि फैगोसाइट क्या है? WBC, ए टाइप ऑफ WBC, और WBC इज ए सेल, तो सेल के अंदर वो इनगल्फ कर जाता है और वहां जाकर के और वो उसको डाइजेस्ट करता है। कहाँ? लाइसोसोम में। वहां डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, वहां पे। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में इम्यून सिस्टम में होता है। और फूड वैक्यूल में कहाँ होता है? अमीबा में होता है। तो इस तरह से डाइजेशन में फिजिकल डाइजेशन भी होता है, केमिकल डाइजेशन भी, दोनों ह्यूमन बीइंग में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होता है, बट इंट्रासेलुलर डाइजेशन इम्यून सिस्टम में होता है, जैसे फैगोसाइट्स वगैरह में, और कुछ अदर एनिमल्स में भी होते हैं, जैसे फूड वैक्यूल तो अमीबा में हो गया, लाइसोसोम में तो ह्यूमन बीइंग में भी होगा। तो ये हो गया आपका डाइजेशन। 1 मिनट। ओके, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? डायरेक्ट अब डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इतना जल्दी सूख जाता है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से। अच्छा ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। अब माउथ में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डाइजेशन हुआ, हम लोग उसको टीथ से कट करते हैं, फिर उसको चबाने का काम करते हैं, और तब उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम्स है वो रिलीज होता है, वो सिक्रीट होता है, और वो वहां पे स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। सलाइवरी एमाइलेज माउथ में। तो ये माउथ में फिजिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन हो गया, बट एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, सेल के अंदर तो गया नहीं। अब एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि ये सलाइवरी एमाइलेज होता कहाँ है? ये अबाउट 6 होते हैं हमारे माउथ में। 2 आपके कान के बगल में अंदर, बाहर नहीं, 2 आपके पैलेट जबड़े के नीचे, और 2 टंग के नीचे। ये 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रेशन होता है। अब आप
सोच सकते हैं कि आखिर हमारे टंग के ऊपर जो बर्ड्स हैं, जो रफ होता है खुरदरा, वो क्या है? दैट इज टेस्ट बर्ड। वो टेस्ट का बर्ड है। सबसे आगे वाले भाग से ये मीठा, पीछे वाले भाग से कड़वा, और लैटरल साइड से खट्टा या नमकीन, साल्टी। तो ये टेस्ट बर्ड्स हैं। देखते होंगे कुछ गर्म खाने से अगर आगे का जीभ आपका जल जाता है तो उसमें टेस्ट, चाय भी पी रहे हैं तो फिर चाय मीठा नहीं लगता, टेस्ट पता नहीं चलता। तो चलिए उधर उतना नहीं जाना। टेस्ट बर्ड हैं जो हमारे ये टंग के ऊपर हैं, वो टेस्ट बर्ड हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ है? वो दोनों कान के नीचे, दोनों जबड़े के नीचे और टंग के नीचे। अब हम लोग चलते हैं माउथ के डाइजेशन में। पहले तो फिजिकल डाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज की एक्टिविटी से पार्शियल डाइजेशन, थोड़ा सा, यानी डाइजेशन स्टार्ट होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट पर सलाइवरी एमाइलेज, और ये पार्शियल डाइजेशन होता है, बट यहां भी कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, बट माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये माउथ में डाइजेशन हो गया। एंड फॉर्मेशन होता है किस चीज का? बोलस, फॉर्मेशन ऑफ बोलस। यानी माउथ में डाइजेशन के बाद बोलस फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज बोलस? बिल्कुल ठेठ भाषा में समझिए, ऐसा हम लोग की लुगदी है ना, आटे की लुगदी बना करके हम लोग रोटी बनाते हैं, जस्ट लाइक लुगदी। या इमेजिन कीजिए कि मुंह में रोटी चबा रहे हैं, चबाने के बाद कैसा हो जाता है निगलने से पहले? दैट इज बोलस। बोलस यानी च्यूड फूड एंड एमाइलेज, दोनों के मिक्सचर को बोलस के नाम से जानते हैं। अब बोलस फॉर्मेशन जब माउथ में हो गया, अब ये क्या करेगा? अब ये जाएगा आपके एसोफेगस में। एसोफेगस उसको कहां ले जाएगा? स्टमक में। अब माउथ से ये कहां चला जाएगा? एसोफेगस में। माउथ में जब हम उसको स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं, तो निगलने के बाद वो फायरिंग्स से होते हुए एसोफेगस में जाता है। तो ये जो है, ये फायरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है। और इसमें स्फिंक्टर मसल्स भी होते हैं, जो कि निगलने के बाद फूड का बैक फ्लो ना हो, इसलिए स्टार्टिंग में ही होते हैं, और एक लास्ट में स्टमक के पास होते हैं कि स्टमक में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका भी बैक फ्लो ना हो। स्फिंक्टर मसल। अब एसोफेगस क्या करता है? इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। एसोफेगस में जैसे ही बोलस जाता है, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, और जिसके थ्रू फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस। ये जो प्रोसेस है एसोफेगस में, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, दैट्स कॉल्ड पेरिस्टालसिस। और इस प्रोसेस के द्वारा आसानी से फूड धीरे धीरे करके स्टमक तक पहुंच जाता है। यहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। माउथ में डाइजेशन होता है, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ये सीधा फूड के बोलस को, जो माउथ में रेडी हुआ है बन करके, उसको स्टमक तक पहुंचा देता है। अब आ जाइए स्टमक में।
यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं, उधर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, पता होगा आपको, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब स्टमक में भी पहले फिजिकल डाइजेशन होता है, यहाँ पे फूड को ये चर्न करता है। चर्निंग मीन्स दही से मट्ठा जो बनता है, प्रोसेस ऐसे गोल गोल घुमा करके, दैट इज चर्निंग। तो यहाँ स्टमक में भी जब बोलस आता है, तो चूंकि यहाँ पे बटर भी मिल जाता है ना उसको, तो उसके साथ मिक्स करके और ये उसको काइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले फिजिकल डाइजेशन स्टमक में भी हुआ, माउथ में भी हुआ। चर्निंग के बाद गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं आपको पता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये लोग क्या करते हैं, इसको जरा सा देख लें हम लोग। माउथ का डाइजेशन हो गया हमारा, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। बोलस फॉर्मेशन किया, उसके बाद एसोफेगस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा उसको स्टमक तक पहुंचा दिया। स्टमक में जाने के बाद वहां फिर से फिजिकल डाइजेशन हुआ, चर्निंग हुआ फूड का वाटर के साथ मिक्सअप करके, और गैस्ट्रिक जूस वहां पे सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये 3 तरह के केमिकल्स निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस से। अब ये तीनों क्या करते हैं, इसको भी देख लीजिए। HCl क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, और एसिड है ना, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम या एसिडिक इन्वायरमेंट, जो कहिए, इन्वायरमेंट ही लिखिए। एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक में, और उससे क्या होता है कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करता है। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन डाइजेशन करेगा, चूंकि एसिडिक इन्वायरमेंट उसको मिल गया मन के लायक। तो पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन को। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। पेप्सिन प्रोटीन और पेप्सिन इन एसिडिक मीडियम। ये पार्शियल डाइजेशन करता है इसका, पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन का, यानी माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट का, वहां फिजिकल केमिकल दोनों डाइजेशन हुआ। उसके बाद एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं, वो बोलस को पहुंचाया स्टमक तक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकले, जिसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस है। HCl एसिडिक मीडियम, एसिडिक इन्वायरमेंट वहां रेडी किया, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहाँ फिर पेप्सिन जो है प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब आपका हो गया थर्ड में म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट
इनर लाइनिंग या इनर लेयर ऑफ स्टमक। ये स्टमक के इनर लाइनिंग को या इनर लेयर को प्रोटेक्शन देता है, किससे? HCl से भी और पेप्सिन से भी, ताकि एसिड उसको हार्म न कर दे, या पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसलिए इन दोनों से प्रोटेक्शन देता है म्यूकस। यही प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर पेट की बीमारियां शुरू हो जाती है, अल्सर वगैरह, चूंकि इनर बाल में जख्म घाव छोटे छोटे या इन्फेक्शन उसमें लग जाता है। तो ये हो गया अब स्टमक में डाइजेशन। अब स्टमक में डाइजेशन के बाद यहां भी जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, दैट्स कॉल्ड काइम। काइम पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी लिक्विड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। अब देखिए, माउथ में भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, बट दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में था और उसको क्या कहते हैं? बोलस। और ये यहाँ जो है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक में वाटर भी हम लोग पानी पीते हैं वहीं जाता है और फूड भी है, दोनों को चर्न करके और डाइजेस्ट करके, पार्शियली डाइजेस्ट करके उसको सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तब इसे काइम के नाम से जानते हैं। अब स्टमक तक आपका डाइजेशन हो गया। अब चलते हैं इससे आगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना खराब बात है कि कुछ कह के। अब हम लोग चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब काइम स्टमक से पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पे 3 ग्लैंड्स हैं, हम लोग देखे हैं एसेसरी ऑर्गन में डाइजेस्टिव सिस्टम के, एंड दैट इज, वो क्या क्या है? लीवर, इससे क्या निकलता है? वाइल जूस, स्टोरिन, पैंक्रियाज, बाइल जूस, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। पैंक्रियाज से क्या निकलता है? पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस, पैंक्रिएटिक जूस में क्या क्या होता है? पैंक्रिएटिक जूस कंटेन्स amylase,
ट्रिप्सिन एंड लिपेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। इससे क्या निकलता है? इंटेस्टिनल जूस। इतने सारे एंजाइम्स आपको मिल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये सारा सिक्रीट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वाइल जूस गया, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस गया, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं। ऐसे और एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेजेज, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही। और इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंटेस्टिनल जूस निकला। अब ये डाइजेस्ट किसको किसको करता है, इसको जरा सा देख लेना है। तो सबसे पहले तो लीवर क्या करता है? वाइल जूस। फूड किस मीडियम में है? फूड का इन्वायरमेंट क्या है? एसिडिक। सबसे पहले तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करके बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है उसको। और बेसिक इन्वायरमेंट जब प्रोवाइड करवा देता है, तब फिर ये क्या करता है कि फैट पे बाइल रिएक्शन करता है, यानी फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? वाइल फैट को। फैट के ऊपर वाइल, ये तो बेसिक मीडियम इसको प्रोवाइड करवा दिया, और इसको कन्वर्ट करता है किसमें? इमल्सिफाइड फैट में। इमल्सिफाइड फैट में जो लीवर से जूस निकला, वो इमल्सिफाइड फैट में फैट को कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा समझ लीजिए व्हाट इज इमल्सिफाइड फैट। फैट के फॉर्म में ही रहते हैं, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। बस मान लीजिए ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, तो इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि डाइजेशन इजिली हो सके। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अगर चेंज कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, और इसलिए फिर ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंड दिस इज इमल्सिफाइड फैट। तो वाइल का फंक्शन हो गया एसिड को न्यूट्रलाइज करना और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाना, प्लस वाइल से फैट को डाइजेस्ट करके, पार्शियली डाइजेस्ट करके इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट करना। अब आ जाइए पैंक्रियाटिक जूस के लिए। तो पैंक्रियाटिक जूस में गॉल ब्लैडर का काम तो स्टोर करना है, वो स्टोर करता है। अब पैंक्रियाज से निकला एमाइलेज। एमाइलेज हम लोग देख चुके हैं, माउथ में भी ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को किस चीज में कन्वर्ट करेगा? यहां पे मैं बीच से इसको थोड़ा सा हटा दे रही हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। पैंक्रियाज के फंक्शन में यहां पे ये पहला हो गया लीवर का फंक्शन, और दूसरा हो गया आपका पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस का। ये कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो इसका डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद बचा आपका प्रोटीन। प्रोटीन को ट्रिप्सिन, चूंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर चुका है इसको, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन, प्रोटीन तो एमिनो एसिड में ही टूटेगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, चूंकि एमिनो एसिड के ही बने होते हैं प्रोटीन। थर्ड आ गया आपका फैट। तो फैट तो इमल्सिफाई हुआ पड़ा है ऐसे भी, और इस पे लिपेज
के एक्शन से ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल बचा खुचा डाइजेशन आपका इंटेस्टिनल जूस भी कर देता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टिन में। स्मॉल इंटेस्टिन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया हमारा फैट का भी, प्रोटीन का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी। मैं अभी बोली कि एक और इसमें न्यूक्लियजेज होता है जो डीएनए, बस ऐसे ही बोल दे रही हूं आपको जैसी मर्जी, जो डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करता है और डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आपके स्टैंडर्ड में आवश्यकता परहैप्स नहीं है, इसलिए 3 ही मैं लिखी हूं जो है। तो यहाँ पे अब कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब आपका डाइजेशन हो गया, इंजेशन तो पहले ही हो गया फूड माउथ में, डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एक बात मैं और बता दूं, बस यूं ही लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स है। डियोडिनम, तो डियोडिनम क्या करता है, उसका फंक्शन ये यानी सारे एंजाइम्स को रिसीव करना और डाइजेशन करना है। जेजुनम सेकेंड पार्ट का फंक्शन एब्जॉर्प्शन करना है, और थर्ड पार्ट इलियम जो है वो भी बचे खुचे पार्ट्स को, जैसे ये B12, वाइल साल्ट, इन सब का भी एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन बस मैं एक लाइन बता दी चूंकि किसी किसी ने पूछा है। तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है जो डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया कंप्लीट, अब एब्जॉर्प्शन में चलना है। बड़ा गड़बड़ी इंक दे दिया है। तरह तरह का उपाय करना पड़ता है। अब बात आई एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आप लोग को पता है कि कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। किसके द्वारा, विली और माइक्रोवेली के द्वारा। विली एंड माइक्रोवेली आर teeny finger like projections present in inner wall of small intestine, है ना। ये विली और माइक्रोविली इनर लाइनिंग या इनर वॉल पे स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्यों होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। इस तरह से मान लीजिए सिंपल सा इंटेस्टिनल वॉल है और ये अगर इस तरह का फॉर्मेशन कर लेता है तो सोच लीजिए कितना गुना सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसलिए विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद absorbed
digested nutrients डाइजेस्ट, एक मिनट, इसको ऐसे कीजिए, सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा। digested nutrients are absorbed by blood, absorbed into blood stream। ये दो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन में, ये दोनों एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो गया, जिसमें कि विली माइक्रोविली प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल पे, और ये माइक्रोविली या विली सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन भी हो गया और एसिमिलेशन भी हो गया, है ना। ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो फिर ये कहाँ लेके चला जाएगा, सेल टू सेल लेके चला जाएगा। तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन भी साथ साथ हो गया इसमें। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, या उसमें जो भी प्रोसेस होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन न के बराबर होता है, बट एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो एब्जॉर्ब कर ही लिया है, तो यहाँ पे ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। B12, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water, B12 and electrolytes and, इसको अलग कर देते हैं, electrolytes and reabsorption of bile salt। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब्स वाटर, B12 एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और यहाँ भी होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी नहीं होता है, लेकिन बाइल साल्ट का होता है लास्ट पार्ट में, इलियम में, और यहाँ भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब वाटर आपको पता है, B12 आपको पता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया आपका जैसे आयोनिक फॉर्म में, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, ये सब जो आयोनिक फॉर्म में होते हैं प्लस माइनस चार्ज वाले, दैट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके बाद ये क्या करता है, इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। चूंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली यहाँ हो गया, तो अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, वो जाकर के रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं।
समझ लीजिए, फिर लिख देते हैं। ये वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड फीसिज। उसको फीसिज या स्टूल जो भी कह दीजिए, हिंदी में उसको जो कहिए, तो कन्वर्ट करके बना दिया फीसिज। अब वो स्टोर हो जाते हैं जाके रेक्टम में, कब तक के, जब तक के कि वो बॉडी से बाहर ना निकले। उसके बाद जब फुल हो जाता है रेक्टम, तो फिर बॉडी से बाहर कहां से निकलता है, एनल कैनाल से। एनल कैनाल से, दैट इज एनस, जो पोर्स होते हैं एकदम लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट छिद्र, वहां से वो एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कैसे बाहर निकलता है, वहां पे भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं और उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिससे कि वो फीसिस बाहर निकल जाते हैं एंड दिस इज इजेशन। आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर वगैरह स्टोर करने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन का ही थोड़ा सा लास्ट पॉइंट लिख रही, intestine converts undigested food in solid form after absorption of water, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट्स अनडाइजेस्टेड फूड इन सॉलिड फॉर्म आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब आ जाइए हम लोग कहा, रेक्टम में। ये क्या करता है, वाटर दैट्स कॉल्ड feces, इसको feces कहते हैं। रेक्टम stores feces until eliminate। ये इसको कब तक स्टोर करता है, जब तक कि एलिमिनेशन ना हो जाए, यानी बॉडी से बाहर ना निकल जाए, तब तक रेक्टम स्टोर करके इसको रखता है। एनल कैनाल, रिलीज और एलिमिनेट जो कहिए, रिलीज और एलिमिनेट feces with the help of sphincter muscles। पेरिस्टालसिस हर जगह होता है जहां मूवमेंट होता है और सब्सटेंस को आगे बढ़ाना होता है। जैसे यहां भी स्फिंक्टर मसल्स हैं, तो क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस ही होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जब होगा, तो फिर स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा इस तरह से फीसिस एनल कैनाल के द्वारा बाहर रिलीज हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, डाइजेशन इजेशन तक के हो गया। अब एक और उसमें स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज अपेंडिक्स। ऐसे तो अपेंडिक्स को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ऐसा समझते हैं कि यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है, पर फिर भी
ये अब कंप्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन के कैटेगरी में नहीं रह गया है। क्योंकि रिसर्च चलते रहते हैं और रिसर्चर्स ने बतलाया, साइंटिस्ट ने बतलाया कि इसका बहुत सारा फंक्शन बतलाया है, बट दो मेन फंक्शन जो है, सबसे पहले तो हेल्प इन इम्यून सिस्टम, हेल्प इन इम्यून सिस्टम, हेल्प इम्यून सिस्टम, हेल्प इन क्या, हेल्प इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। और दूसरा सेफ हाउस, यानी सुरक्षित घर किसका है, यूजफुल गट बैक्टीरिया, यूजफुल गट बैक्टीरिया। ये गट में बैक्टीरिया होते हैं ना जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो कहता है कि यहाँ पे वो स्टोर रहते हैं अपेंडिक्स में, और ये WBC एंटीबॉडी का भी, वो एंटीबॉडी को भी स्टोर करता है, यानी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है ये। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं रह गया, जैसा कि अब रिसर्च के बाद माना जा रहा है। ये आपका डाइजेशन इन ह्यूमन कंप्लीट हो गया। आज मैं यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा सा पार्ट्स इसका रह गया है जो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।